नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षा में हमने दुर्खीम के बारे में, सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के नियम के बारे में चर्चा की थी। आज हम दुर्खीम के श्रम विभाजन के सिद्धांत पर वीडियो जारी करेंगे कि दुर्खीम का श्रम विभाजन का सिद्धांत क्या था, उन्होंने क्या क्या कल्पनाएं की थी। सोशल थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। दुर्खीम द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में श्रम विभाजन के सिद्धांत का महत्वपूर्ण स्थान है। दुर्खीम से पहले एडम स्मिथ, स्पेंसर तथा जॉन स्टुअर्ट मिल जैसे अनेक विद्वानों ने आर्थिक आधार पर श्रम विभाजन की विवेचना की थी, लेकिन दुर्खीम वो प्रथम समाजशास्त्री हैं जिन्होंने सामाजिक आधार पर श्रम विभाजन का समाजशास्त्री सिद्धांत प्रस्तुत किया। दुर्खीम से पूर्व कुछ उपयुक्तवादी विचारकों ने स्पष्ट किया था कि मनुष्य ने अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने तथा अपनी सुविधा के लिए श्रम विभाजन की व्यवस्था विकसित की। इसके अतिरिक्त अर्थशास्त्रियों का मत था कि श्रम विभाजन मनुष्य द्वारा निर्मित एक ऐसा विवेकपूर्ण साधन है जिसके द्वारा समूह की उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयत्न किया गया। स्पेंसर ने श्रम विभाजन की चर्चा सामाजिक बुद्धि विकास के एक विशेष स्तर तक के कारणों के रूप में की। ऐसे सभी विचारों से असहमत होते हुए दुर्खीम ने स्पष्ट किया कि श्रम विभाजन एक ऐसा वेरिएबल चर है जिसे सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ दुर्खीम ये भी स्पष्ट करना चाहते थे कि श्रम विभाजन उन प्रमुख आधारों में से एक है जो समाज में एकता उत्पन्न करते हैं तथा लोगों को एक दूसरे के निकट लाते हैं। इस प्रकार अपनी पुस्तक समाज में श्रम विभाजन, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी के दूसरे भाग में दुर्खीम ने एक और श्रम विभाजन के प्रारंभिक तथा आधुनिक स्वरूप को स्पष्ट किया, तो दूसरी ओर उन्होंने श्रम विभाजन के सामाजिक परिणाम पर प्रकाश डालकर इनसे संबंधित प्रवृत्तियों का उल्लेख किया। इस दृष्टिकोण से प्रस्तुत विवेचन श्रम विभाजन के सामाजिक कारकों, श्रम विभाजन की प्रक्रिया तथा इसके प्रभाव के संदर्भ में दुर्खीम के विचारों को समझना आवश्यक है। श्रम विभाजन के सामाजिक कारक, सोशल फैक्टर्स ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। दुर्खीम के अनुसार श्रम विभाजन मुख्यतः एक सामाजिक घटना है जो प्रत्येक युग में सभी समाजों की एक आवश्यक विशेषता रही है। प्राचीन समाजों में भी श्रम विभाजन का आधार आर्थिक आधार न होकर पूर्णतः सामाजिक ही था। उस समय उत्पादन केवल व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया जाता था, अतः समाज में किसी तरह की आर्थिक असमानता नहीं थी। इस समय केवल आयु और लिंग के आधार पर ही समाज की पर ही श्रम विभाजन की व्यवस्था विद्यमान है। इस श्रम विभाजन में पुरुषों का काम शिकार करने का, नया खाने योग्य पदार्थों का संग्रह करने के लिए दूर दूर के स्थानों पर जाना था, जबकि स्त्रियों का कार्य बच्चों का पालन पोषण करना तथा पारिवारिक दायित्वों को पूरा करना था। सामाजिक विकास की प्रक्रिया में बाद में अनेक ऐसी दशाएं उत्पन्न हो गई जिन्हें श्रम विभाजन के प्रमुख कारकों के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। प्रमुख कारक मुख्यतः तीन हैं: जनसंख्या का आकार, साइज ऑफ पॉपुलेशंस। तुर्कीम का मत है कि समाज में जनसंख्या में निरंतर वृद्धि होती रहती है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही समाज के आकार में वृद्धि होती है। जब कभी भी समाज का आकार बढ़ता है तब व्यक्ति की आवश्यकताएं बढ़ने लगती हैं। ये दशा श्रम विभाजन को प्रोत्साहित देने वाला प्रमुख कारक बन जाता है। भौतिक घनत्व, मटेरियल डेंसिटी।
भौतिक घनत्व से दुर्गम का तात्पर्य जनसंख्या के उस घनत्व से है जो किसी विशेष क्षेत्र में पाया जाता है। किसी समाज में जब जनसंख्या वृद्धि होती है तब वहाँ जनसंख्या घनत्व तो भौतिक घनत्व भी बढ़ने लगता है। इसी के साथ व्यक्तियों की आवश्यकताओं में और अधिक वृद्धि होती है। आवश्यकताएं बढ़ने के साथ साथ बड़ी मात्रा में उत्पादन की आवश्यकता अनुभव की जाने लगती है। इसके फलस्वरूप श्रम विभाजन में वृद्धि होने लगती है। इसी स्तर पर श्रम विभाजन का सामयिक पक्ष उसके आर्थिक पक्ष से मिलने लगता है। नैतिक घनत्व, मॉरल डेंसिटी। इस शब्द का प्रयोग दुर्कheim ने व्यक्तियों की एक ऐसी नैतिकता को स्पष्ट करने के लिए किया जिसके फलस्वरूप सामाजिक संबंधों की प्रकृति में परिवर्तन होने लगता है। उनका विचार है कि जब संचार के साधनों में वृद्धि होने से व्यक्तियों तथा समूह के संबंधों में घनिष्ठता उत्पन्न होने लगती है तब इसे नैतिक घनत्व में होने वाली वृद्धि मानना चाहिए। प्राचीन समाजों में व्यक्तियों के संबंध अपने आर्थिक तथा वैज्ञानिक नहीं, इसके पश्चात जैसे जैसे विभिन्न समूहों में जनसंख्या की वृद्धि हुई तथा उनकी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, इन बड़ी आवश्यकताओं को पूरा करने एवं व्यक्तियों के व्यवहारों पर प्रभावपूर्ण ढंग से नियंत्रण स्थापित करने के लिए परिवहन और संचार के साधनों का विकास होने लगा। संचार से उत्पन्न होने वाले नए नए संबंधों को नियंत्रित करने के लिए अनेक बीच वैधानिक संबंधों की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। यही कारण है कि आरंभ से श्रम विभाजन पूर्णतः सामाजिक था। उसमें आर्थिक तथा वैधानिक विशेषताओं का समावेश होने लगा। स्पष्ट है कि व्यक्तियों के अंतर संबंधों की प्रकृति में होने वाले परिवर्तन को दुर्कheim समाज में उत्पन्न होने वाली नई नैतिकता के रूप में स्वीकार किया तथा इसे श्रम विभाजन को प्रोत्साहन देने वाले एक प्रमुख सामाजिक कारक के रूप में प्रस्तुत किया। श्रम विभाजन की वृद्धि के लिए दुर्कheim ने उपयुक्त जन कारकों को महत्वपूर्ण माना। उनके प्रभाव को अतिरिक्त रूप से समझा जा सकता है। अग्रांकित चित्र से स्पष्ट होता है कि किसी सरल समाज में जब जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है तथा संचार के साधनों का विस्तार होने लगता है, तब वहाँ श्रम विभाजन में वृद्धि होने लगती है। किसी समाज में जैसे जैसे श्रम विभाजन में वृद्धि होती है, उस समाज एक जटिल समाज का रूप धारण लेने लगता है। श्रम विभाजन द्वारा किस प्रकार सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावपूर्ण बनाया जाता है, इसे समझने के लिए आवश्यक है कि अग्रांकित विवेचन में श्रम विभाजन की प्रक्रिया तथा उसके प्रभाव को समझा जाए। श्रम विभाजन की प्रक्रिया तथा प्रभाव, प्रोसेस एंड इफेक्ट ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। श्रम विभाजन की प्रक्रिया की चर्चा करते हुए दुर्कheim ने बताया कि श्रम विभाजन समाजों दुर्कheim ने बताया कि श्रम विभाजन समाजों के आकार तथा घनत्व के प्रत्यक्ष अनुपात में बढ़ता है एवं सामाजिक विकास की दिशा में यदि इसमें निरंतर वृद्धि होती है तो इसका तात्पर्य यह भी यही है कि उन समाजों के आकार तथा घनत्व में नियमित रूप से वृद्धि हो रही है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि जैसे समाज का आकार और जनसंख्या घनत्व बढ़ता है, वैसे वैसे व्यक्तियों के बीच अधिक संपर्क स्थापित होने लगते हैं। जब अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तब इससे न केवल उनके बीच प्रतियोगिता बढ़ती है बल्कि अस्तित्व के लिए संघर्ष की दिशा भी उत्पन्न हो जाती है। दुर्कheim ने सामाजिक नैतिकता को महत्व देते हुए स्पष्ट किया कि व्यक्ति संघर्ष से बचना चाहता है।
जिसके लिए वह एक शांतिपूर्ण रास्ता खोजने लगता है। इस शांतिपूर्ण खोज अथवा समाधान को ही दुर्खिम ने सामाजिक विभेदीकरण के नाम से संबोधित किया। सामाजिक विभेदीकरण एक ऐसा तरीका है जिसके अंतर्गत सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न कार्यों के आधार पर अनेक समूह विभाजित हो जाते हैं। जब सामाजिक विभेदीकरण में वृद्धि होती है तब एक व्यक्ति की प्रतियोगिता समाज के सभी सदस्यों से नहीं होती, बल्कि वह केवल उन्हीं लोगों से प्रतियोगिता करता है जो उसी के समान व्यवसाय में लगे हुए हों। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक विभेदीकरण विकसित हो जाने पर एक राजनीतिक की प्रतियोगिता केवल दूसरे राजनीतिक से, डॉक्टर की प्रतियोगिता अन्य डॉक्टरों से तथा व्यापारियों की प्रतियोगिता केवल व्यापार करने वाले व्यक्तियों से ही होगी। इस दिशा में किसी लोहार की प्रतियोगिता डॉक्टर से या डॉक्टर की प्रतियोगिता किसी जुलाई से नहीं हो सकती। इस प्रकार दुर्खिम ने स्पष्ट किया या यह स्वीकार किया कि श्रम विभाजन अस्तित्व के लिए होने वाले संघर्ष है। दुर्खिम ने जिन चरणों के द्वारा श्रम विभाजन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया वह इस प्रकार है। दुर्खिम ने स्पष्ट किया कि श्रम विभाजन की प्रक्रिया के आधार पर ही समाज में विभिन्न सामाजिक परिवर्तन होते हैं। इन्हीं परिवर्तनों के कारण सामाजिक संरचना में भी परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। श्रम विभाजन की दशा समाज में जो परिवर्तन उत्पन्न करती है अथवा ये है जिस रूप में समाज को प्रभावित करती है, दुर्खिम के चिंतन के आधार पर उसे निम्नांकित क्षेत्रों में स्पष्ट किया जा सकता है। विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन। दुर्खिम का कथन है कि समाज में जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ता है व्यक्तियों में विशेषीकरण बढ़ने लगता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि श्रम विभाजन तथा विशेषीकरण समानुपातिक है तथा इनके बीच एक सकारात्मक संबंध है। श्रम विभाजन के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति एक विशेष कार्य के द्वारा ही आजीविका उपार्जित करता है। लंबी अवधि तक एक विशेष कार्य करते रहने के कारण उस कार्य में व्यक्ति विशेष कुशलता अर्जित कर लेता है। कालांतर में संपूर्ण समाज कुछ ऐसे समूह विभाजित हो जाता है जो एक विशेष कार्य करने में ही दक्ष होते हैं। श्रम विभाजन के इस प्रभाव का उल्लेख करते हुए रसेल तथा हीरालाल ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड ट्राइब एंड सोशल प्रोविंस में स्पष्ट किया। भारत में विभिन्न जातियों को एक विशेष कार्य को करने में इसलिए विशेष कुशलता प्राप्त हो सकी है कि यहाँ व्यवसाय के आधार पर जातियों का निर्माण एवं पुनः विभाजन श्रम विभाजन के सामाजिक स्वरूप का परिणाम था। प्रतियोगिता। दुर्खिम ने बताया कि समाज में श्रम विभाजन के कारण जब प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने कार्य में विशेष कुशलता प्राप्त कर लेता है तब समान व्यवसाय में लगे हुए व्यक्तियों के बीच प्रतियोगिता होने लगती है। दुर्खिम का मत है कि श्रम विभाजन के कारण प्रत्येक व्यक्ति की सभी दूसरे व्यक्तियों से प्रतियोगिता नहीं होती, बल्कि वह प्रतियोगिता केवल उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित रहती है जो समान व्यवसाय के द्वारा आजीविका उपार्जित करते हैं। एक ही व्यावसायिक वर्ग से संबंधित लोगों के बीच प्रतियोगिता होने से प्रत्येक व्यक्ति न केवल अपने कार्य के महत्व को समझने लगता है, बल्कि वह अपने व्यवसाय की प्रगति के लिए भी विशेष योगदान देने लगता है। इसका तात्पर्य है कि प्रतियोगिता श्रम विभाजन का एक ऐसा परिणाम है जो व्यावसायिक प्रगति के लिए आवश्यक है। कार्य का महत्व। प्रतियोगिता में वृद्धि होने से प्रत्येक व्यक्ति की अपने कार्य में रुचि बढ़ती है अथवा खंडों का रुचि बढ़ती है। इस आधार पर दुर्खिम ने बताया कि श्रम विभाजन वह प्रक्रिया है जो समाज में कार्य के महत्व को बढ़ाती है। समाज में एक विशेष वर्ग के लोगों द्वारा जो कार्य किया जाता है उस कार्य को दूसरे लोग नहीं कर सकते। इसे समाज में न केवल प्रत्येक वर्ग द्वारा किया जाने वाला कार्य महत्वपूर्ण हो जाता है, बल्कि श्रम के प्रति व्यक्ति की निष्ठा भी बढ़ने लगती है। पारस्परिक निर्भरता, इंडिपेंडेंसी, इंटर इंडिपेंडेंसी। पारस्परिक निर्भरता।
श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप समाज में अनेक व्यावसायिक वर्गों अथवा खंडों का निर्माण होता है। श्रम विभाजन से पहले एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता से संबंधित सभी कार्य को स्वयं करता था, लेकिन श्रम विभाजन होने से प्रत्येक व्यक्ति दूसरे लोगों के कार्यों पर अधिक से अधिक निर्भर होने लगा। उदाहरण के लिए, कुछ समय पहले तक एक किसान अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुओं का निर्माण स्वयं कर लेता था, लेकिन समाज में श्रम विभाजन बढ़ने के पश्चात आज एक किसान अपने हल के लिए बढ़ई, वस्त्रों के लिए जुलाई पर तथा अन्य वस्तुओं के लिए दूसरे व्यवसायों में लगे लोगों पर निर्भर रहने लगा। इस दशा को दुर्गम ने स्वावयवी एकता कहा। दुर्गम का विचार है कि समाज में जैसे जैसे श्रम विभाजन का स्तर बढ़ता है, वैसे वैसे ही समाज में स्वावयवी एकता बढ़ती जाती है। सहयोग, कोऑपरेशन। दुर्गम सहयोग को श्रम विभाजन के एक आवश्यक परिणाम के रूप में देखते हैं। दुर्गम सहयोग को श्रम विभाजन के एक आवश्यक परिणाम के रूप में देखते हैं। समाज में जब प्रत्येक व्यक्ति दूसरे लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं पर निर्भर रहने लगता है, तब वह एक दूसरे को सहयोग देने लगता है। इसका तात्पर्य है कि श्रम विभाजन की दशा में यदि सहयोग की भावना का विकास नहीं होगा तो समाज में किसी भी व्यक्ति या अस्तित्व सुरक्षित नहीं रह सकेगा। इसका तात्पर्य है कि श्रम विभाजन की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा दूसरे को सहयोग देना, उनसे सहयोग प्राप्त करना व्यक्ति की आवश्यकता बन जाती है। इसके साथ ही ये ध्यान रखना भी आवश्यक है कि श्रम विभाजन के सिद्धांत अंतर्गत जिस सहयोग में वृद्धि होती है वह हित प्रधान तथा तार्किक संबंधों पर आधारित होता है। तार्किक संबंधों पर आधारित सहयोगी समाज को स्वावयवी एकता की ओर ले जाता है। व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। समाज में श्रम विभाजन से विशेषीकरण वृद्धि होती है तथा विशेषीकरण के प्रभाव से व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन मिलता है। इस व्यक्तिवाद का संबंध व्यक्तिगत कार्य के महत्व से है। तात्पर्य है कि श्रम विभाजन कारण व्यक्ति जब एक विशेष कार्य में अधिक निपुण हो जाता है तो एक विशेष कार्य को करने वाला व्यक्ति अपने कार्य को समझने लगता है। यही बोध उसमें व्यक्तिवादी भावनाएं विकसित करता है। उदाहरण के लिए, भारतीय समाज में अनेक निम्न जातियां परंपरागत रूप से व्यवसाय करती रही हैं, लेकिन वर्तमान में भारतीय समाज में श्रम विभाजन बढ़ने से मृत पशुओं को उठाने का काम करने वाली जातियां भी अपने कार्य के महत्व को समझने लगी हैं। इसी महत्व को समझने के कारण यह जातियां अधिक संगठित होकर अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने लगी, क्योंकि ये जानती हैं कि साधारणतः इस कार्य को उनके अतिरिक्त अन्य वर्ग के लोग नहीं कर सकते। यही कार्य से उत्पन्न होने वाला व्यक्तिवाद है। दुर्गम ने स्पष्ट किया कि श्रम विभाजन व्यक्तिवाद को अवश्य बढ़ाता है, लेकिन ये व्यक्तिवाद पूरी तरह अहमवादी, सुखवादी नहीं होता। ऐसा व्यक्तिवाद सामाजिक स्वास्थ्य तथा सामाजिक एकता में वृद्धि करके सामाजिक जीवन को संगठित बनाने में योगदान करता है। वर्ग संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट। दुर्गम ने श्रम विभाजन से उत्पन्न होने वाले परिणामों में इसके कुछ दुष्प्रभावों की भी चर्चा की है। इनमें वर्ग संघर्ष तथा सामाजिक विघटन श्रम विभाजन के प्रमुख दुष्परिणाम हैं। श्रम विभाजन से न केवल व्यक्तिवाद को प्रोत्साहन मिलता है, बल्कि प्रत्येक वर्ग के लोग अपने कार्य के महत्व को समझने के कारण अन्य वर्ग के प्रति अनुदार होने लगते हैं। ये दशा समाज को अनेक ऐसे वर्गों में विभाजित कर देती है जो स्वयं को एक दूसरे से पृथक समझने लगते हैं। इसके फलस्वरूप अक्सर विभिन्न वर्गों के बीच सहयोग के स्थान पर संघर्ष आरंभ हो जाता है। अक्सर इसकी परिणति सामाजिक विघटन के रूप में देखने को मिलती है। ये सच है कि वर्ग संघर्ष से समाज अधिक गतिशील बन जाता है, लेकिन ऐसी गतिशीलता सदैव रचनात्मक नहीं होती। श्रम विभाजन के उपरोक्त सामाजिक सिद्धांत
के द्वारा दुर्खिम ने इस निष्कर्ष दिया कि श्रम विभाजन एक स्थिर दशा नहीं है, बल्कि अपनी प्रकृति से परिवर्तनशील होने के कारण ये सामाजिक विकास के विभिन्न स्तरों को स्पष्ट करती है। ये सच है कि श्रम विभाजन के कारण अस्तित्व के लिए होने वाला संघर्ष कुछ कठिन जरूर हो जाता है, लेकिन श्रम विभाजन में होने वाला प्रत्येक वृद्धि लोगों की पारस्परिक निर्भरता को बढ़ाकर सामाजिक एकता में वृद्धि करती है। इस दृष्टिकोण सामाजिक विभेदीकरण की एक प्रक्रिया के रूप में श्रम विभाजन के सामाजिक महत्व को नकारा नहीं जा सकता। समालोचना क्रिटिक दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत सामाजिक एकता एवं श्रम विभाजन से संबंधित सिद्धांत निश्चित रूप से एक नवीन दृष्टिकोण पर आधारित है। दुर्खिम से पहले विभिन्न समाजशास्त्रियों ने श्रम विभाजन की अवधारणा को केवल आर्थिक आधार पर प्रस्तुत किया। इनमें से किसी भी विद्वान ने श्रम विभाजन तथा सामाजिक एकता के बीच कोई स्पष्ट संबंध स्पष्ट नहीं किया। दुर्खिम वे पहले समाजशास्त्री जिन्होंने श्रम विभाजन के सामाजिक पक्ष को स्पष्ट करते हुए इसके माध्यम से सामाजिक विकास की प्रक्रिया को स्पष्ट किया। इसके पश्चात भी अनेक विद्वानों ने दुर्खिम के विचारों के कुछ पक्षों को स्वीकार नहीं किया। सर्वप्रथम ये कहा जाता है कि यदि हम दुर्खिम द्वारा प्रस्तुत सामाजिक एकता तथा श्रम विभाजन की अवधारणा का मूल्यांकन करें तो स्पष्ट होता है कि इन अवधारणाओं में एक और सामूहिक चेतना पर अधिक आवश्यकता से अधिक बल दिया गया है, जबकि दूसरे दुर्खिम ये मान लेता है कि श्रम विभाजन अनिवार्य रूप से जनसंख्या वृद्धि का ही परिणाम होता है। इस संबंध में बार्न्स ने लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्खिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत में समाजशास्त्रीय आधार की अपेक्षा जैव के आधार को अधिक महत्वपूर्ण मान लिया। इससे दुर्खिम के विश्लेषण की वैज्ञानिकता कम हो जाती है। दुर्खिम का यह दृष्टिकोण ये निष्कर्ष भी संदेहपूर्ण है कि श्रम विभाजन का एक आवश्यक कार्य सामाजिक एकता में वृद्धि करना। अनेक दशाओं में श्रम विभाजन बढ़ने के साथ सामाजिक एकता में कमी भी दिखाई देने लगती है। तात्पर्य दुर्खिम ने अनेक ऐसे सामाजिक कारकों की अवहेलना की सामाजिक एकता को अनुकूल तथा प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। यह भी आरोप लगाया गया है कि दुर्खिम ने जिस रूप में यांत्रिक तथा स्वाभाविक एकता की विवेचना की उसमें स्पेंसर द्वारा प्रस्तुत मानदंडों का ही प्रयोग किया गया है। इस आधार पर यांत्रिक व स्वाभाविक एकता के विश्लेषण को दुर्खिम के मौलिक चिंतन से संबंधित नहीं कहा जा सकता। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। थैंक यू।